जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत फोर्स भारतीय नौसेना के शिप्स के लिए सप्लाई करेगी स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स। भारतीय वायुसेना यूके से ले रही है 9 जैगवार एयरक्राफ्ट। अफगानिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर करी एयर स्ट्राइक और भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन में नाकाम करी पायरेसी की कोशिश। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ 425 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स के 12 सेट्स की खरीद की जाएगी और इन जनरेटर्स में कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जनरेटर्स क्रिटिकल कॉम्बैट सिस्टम्स और एडवांस्ड वेपन और सेंसर्स को पावर देने वाले पावर जनरेशन एप्लीकेशंस के लिए नेवी की सर्विस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये विशेष रूप से भारतीय नौसेना की शिप्स के क्रिटिकल ऑन बोर्ड सिस्टम्स को पावर देंगे, जिसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाई पावर सेंसर्स, ये सभी आते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट इन जनरेटर्स के मामले में दूसरी कंट्रीज के ऊपर से निर्भरता को कम करने के लिए बेहद ही जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना यूके से उनके 9 डीकमीशन्ड जैगवार फाइटर्स को एक्वायर करेगी, जो कि स्पेयर पार्ट्स और रीयूजेबल सब असेंबलीज के सोर्स की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि भारतीय वायुसेना की जो मौजूदा जैगवार फाइटर्स की फ्लीट है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की जैगवार फाइटर्स की फ्लीट में लगभग 120 जेट्स हैं और भारतीय वायुसेना दुनिया की एकमात्र एयरफोर्स है जो अभी भी इन जैगवार फाइटर्स को ऑपरेट कर रही है। और बाकी पहली बार नहीं हो रहा है जब जैगवार फाइटर्स की फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए हम दूसरी कंट्री से रिटायर्ड जैगवार फाइटर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस, ओमान, तो इन देशों से भी रिटायर्ड प्लेन्स इंपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि 2018 में फ्रांस से 31 रिटायर्ड जैगवार्स लिए गए थे और जो कि इंजन्स और स्पेयर्स के साथ भी थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक तरह से फ्रांस ने भारत को गिफ्ट किए थे और उसमें भारतीय वायुसेना को ऐसी कोई कॉस्ट नहीं आई थी। फिर इसके बाद पिछले साल ही भारत और ओमान ने 20 से अधिक रिटायर्ड जैगवार्स के ट्रांसफर के लिए एक एग्रीमेंट को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया है और ये ओमान के वो जैगवार हैं जिनके ऑपरेशन आवर्स काफ़ी कम है और उसी वजह से उनके जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ही अच्छी शेप में है। बाकी भारत के जो जैगवार फाइटर्स की फ्लीट है तो उसमें से लगभग आधी फ्लीट को मॉडर्न ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए अपग्रेड भी किया गया है और बाकियों को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पुराने थे इस पर इन्वेस्ट करने के लिए और वो 2028 से रिटायर होना शुरू भी हो जाएंगे। बाकी अगर आपको जैगवार फाइटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 जून को कोलकाता में भारतीय नौसेना स्वदेशी तौर पर बनाए गए 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक साथ अपनी सर्विस में कमीशन करेगी, जिनमें शामिल है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई 5वीं फ्रिगेट दूनागिरी, जो कि एडवांस्ड वेपन और सेंसर से इक्विप्ड है और इसे ब्रह्मोस और एमआरसैम जैसे वेपन से भी इक्विप्ड किया गया है। इसके बाद दूसरी है 4th सर्वे वेसल लार्ज संशोधक और जिसे कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और जो कि सिविल और डिफेंस दोनों ही तरह के एप्लीकेशंस के लिए ओशनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा को कलेक्ट करेगी। और तीसरा फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म है अर्नाला क्लास की 4थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अग्रे, जो कि इक्विप्ड है लाइट वेट टॉर्पेडोज, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स, शैलो वाटर सोनार सिस्टम्स, ताकि वो अंडर वाटर थ्रेट्स को आसानी से डिटेक्ट और एंगेज करने में सक्षम रहे। और इन प्लेटफॉर्म्स को 75% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट के साथ बनाया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना ने एक सस्पेक्टेड पायरेसी अटैम्प्ट को नाकाम किया है और इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके बताया गया है 17 जून को वेस्टर्न इंडियन ओशन में MV फरीदा 5 से एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुआ था और इस वेसल में संभावित रूप से पायरेसी के प्रयास हो रहे थे और इस डिस्ट्रेस कॉल का तेजी से रिस्पॉन्ड देते हुए भारतीय नौसेना की मिशन डिप्लॉयड INS त्रिकंड, जो कि एक फ्रंट लाइन फ्रिगेट है, तो उसने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया इस थ्रेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसे डेटर करने के लिए। और भारतीय नौसेना की वॉरशिप के समय पर इंटरवेंशन की वजह से उस मर्चेंट वेसल की सेफ्टी को सुनिश्चित किया गया। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लेम किया गया कि कल रात को पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है और जिसमें ISIS-K की फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया था। और अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के मुताबिक इस ऑपरेशन को उनकी इस्लामिक एमिरेट्स एयरफोर्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्रों में कंडक्ट किया है और जिसमें इस क्षेत्र में मौजूद विशेष रूप से मिलिटेंट हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। और अफगानिस्तान की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि जिन लोकेशंस को उन्होंने टारगेट किया है तो ये वही लोकेशंस हैं जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों को प्लान और कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। और हॉस्टाइल ग्रुप्स के लिए ये जो जगह है ये काफ़ी लंबे समय से एक ऑपरेशनल बेस की तरह फंक्शन कर रही थी। बाकी अपनी एयर स्ट्राइक में अफगान एयरफोर्स ने अपने सभी प्री आइडेंटिफाइड टारगेट्स को सफलतापूर्वक स्ट्राइक किया और इसे अफगानिस्तान के एक प्रिसाइज रिस्पॉन्स वाले ऑपरेशन की तरह डिस्क्राइब किया गया है।
और स्टेटमेंट में इस बात को लेकर भी वार्न किया गया है कि जो अफगानिस्तान है वो उनकी टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह के थ्रेट को टॉलरेट नहीं करेगा और किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी के खिलाफ खुद को डिफेंड करने के लिए वो हर उपलब्ध तरीके का इस्तेमाल करना भी जारी रखेगा। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टेरिटरी में एयर स्ट्राइक कर कैसे दी है, कहाँ थी पाकिस्तान की नंबर 1 एयरफोर्स, तो देखिए आंसर बिल्कुल सीरियस है। नंबर 1 एयरफोर्स वहीं थी जहाँ वो हमेशा होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उनकी ग्रेविटी इस हद तक हिली हुई है कि वो अभी भी सही नहीं हो पाई है। और वैसे ओपन सोर्स से कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 एवैक्स सिस्टम्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, एक को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में गिराया था और एक ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक में ग्राउंड में डिस्ट्रॉय हुआ था। तो अब पाकिस्तान के पास जो बाकी बचे हुए 7 साब 2000 एवैक्स प्लेटफॉर्म हैं, तो उनको भुलारी एयरबेस से शिफ्ट करके क्वेटा बलूचिस्तान तो यहाँ पे मूव कराया गया है। और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ दिनों बाद ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिले कि BLA ने पाकिस्तान के एवैक्स प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगर ऐसा देखने को मिले तो सरप्राइज मत होना। यूरोजेटॉरी 2026 एग्जीबिशन में यूक्रेन की डिफेंस कंपनी फायर पॉइंट ने अपनी FP सीरीज के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स को शोकेस किया है और साथ में ये भी क्लेम किया है कि उनकी जो FP सीरीज की ड्रोन है तो ये लगभग डेली बेसिस पर रशिया के अंदर टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस FP सीरीज में 3 खास तरह के ड्रोन्स हैं, FP1 जो कि लॉन्ग रेंज का स्ट्राइक UAV है, FP2 जो कि अटैक UAV है और FP5 फ्लैमिंगो जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और स्ट्राइक सिस्टम है। और रशिया की ऑयल रिफाइनरीज, फ्यूल डिपोज, मिलिट्री फैसिलिटीज, नेवल टारगेट्स, तो यहाँ पे हमले करने के लिए FP1 UAV का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। और इससे एक बात यह हाईलाइट होती है कि जब रशिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी तब उस समय यूक्रेन के पास लगभग ना के बराबर डीप स्ट्राइक स्वदेशी कैपेबिलिटी थी और अब इतने कम समय में उन्होंने इतने एडवांस लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स तक बनाए हैं जो कि रशिया के डीप टेरिटरी में स्ट्राइक कर रहे हैं और उनको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बाकी एक अपडेट यह है कि पेरिस में आयोजित इसी एग्जीबिशन में बेल्जियन फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर FN हर्स्टर ने अपनी एक नई आर्का राइफल को अनवील किया जो कि 5.56 × 45 mm कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करती है और ये एक शॉर्ट स्ट्रोक गैस ऑपरेटेड एयर कूल्ड असॉल्ट राइफल है और जो कि उनके FN स्कार सीरीज़ के आर्किटेक्चर पर ही आधारित है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में राजस्थान में MiG-21 के क्रैश में फ्लाइंग ऑफिसर अमित सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान लांस नायक बाल बहादुर थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन R सुब्रमण्यम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1967 में 18 असम राइफल्स के राइफलमैन मन बहादुर राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत ने अपनी सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल कौन से वर्ष में टेस्ट करी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।